आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज भी जो बिकवाली का दौर था वो शुरुआती कारोबार में ज़रूर देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी के बाद मार्केट ने एक समय में हरा निशान दिखाया और निफ्टी में अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आई थी। वो शुरुआती कारोबार में आ गई थी, लेकिन बाद में फिर वापस सेल ऑफ आया और पूरे दिन इंडेक्स जो है वो प्रिवेल करता रहा वोलेटाइल सेशन के बीच में। लेकिन बिकवाली की इंटेंसिटी पिछले कई दिनों के कंपैरिजन में थोड़ी कम थी। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी प्रेशर काफ़ी था और इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको दिखेंगे ही 5%, 6%, 7% नीचे। लेकिन फिर भी जो पूरा हफ्ता था वो प्रेशर के साथ ही मार्केट्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिविजुअली अगर इस पूरे हफ्ते की बात की जाए तो मार्केट के अंदर प्रेशर रहा है। करीब करीब 2 साल में ये सबसे बड़ी वीकली गिरावट, यानी कि करीब करीब 110 वीक्स जो आते हैं, 111 वीक्स आते हैं 2 साल में, उन 111 वीक की सबसे बड़ी गिरावट आपको आज दिखाई पड़ेगी। ये 3 मई 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट आप मार्केट में देख रहे हैं। करीब करीब 5.5% निफ्टी, 5.5% सेंसेक्स में फॉल देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स रफली 6.5% और स्मॉल कैप करीब करीब 8% इस वीक में इरोड होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक भी इस पूरे हफ्ते के दौरान करीब करीब 5.25% के बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर प्रेशर्स आज मार्केट में फ्रंट लाइन में रहे इस पूरे वीक में। मिड कैप में रहे और स्मॉल कैप में तो ज़्यादा ही बिकवाली रही, यानी कि 8% के आसपास का फॉल वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल मार्केट्स के लिए जो वीकली फॉल है वो अभी भी प्रिवेल है और साथ साथ अगर इंडेक्स वाइज देखा है तो सबसे पहले निफ्टी के टॉप लूजर में ONGC 14% के आसपास की बिकवाली वहाँ, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंडसइंड, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ प्रेशर था। इनफैक्ट विप्रो, इंडसइंड, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कुछ ऐसे नाम है जो कि साल के लोज के आसपास पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो IT में मेजर प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा लगातार 6ठा दिन इंडेक्स आज बंद हुआ गिरावट के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली थी। BSE के सभी इंडेक्सेस आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी थी जहाँ पर मार्केट में प्रेशर बन रहा था। और नए IPOs में तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली थी, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। कार ट्रेड हुआ, स्टार हेल्थ हुआ, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर मेजर सेल ऑफ था। LIC हुआ रहा था, नए साल के लोस पे आसपास वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बिकवाली अभी भी जारी है। तो अब देखते हैं कब तक ये प्रेशर प्रिवेल करता है। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला पहले शुरू कर लेता हूँ क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो ज़्यादा सवाल भी होंगे। ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, वाई इन्फोसिस गोइंग टू ब्लॉक ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक। निखिल जी, मैंने इतना इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं कि इन्फोसिस में ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक विंडो खुल रही है, ब्लॉक डील हो रही है, ट्रेडिंग बंद हो रही है, ऐसा कुछ सुना नहीं मैंने कि ये तीनों चीज़ें हो रही हैं इन्फोसिस में। तो सो फार तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इन्फोसिस में प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सेल ऑफ। और साथ साथ एक सवाल TCS पे भी आया था कि कितना नीचे तक जाएगा। जितेंद्र जी और राजू जी दोनों के लिए, राजू जी ने जवाब भी दे दिया 2850 तक जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, अगर वहाँ तक भी जाए तो बढ़िया मौका ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये देश की नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी के बीच की बातचीत है। और अच्छा है, जितना बड़ा गैप आपको मिल रहा है बायबैक प्राइस से, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बफर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बायबैक प्राइस कभी ना कभी अचीव होगा, क्योंकि पहले सन फार्मा में भी हो चुका है कि 950 का बायबैक था, वो अचीव नहीं हो पाया। लेकिन सन फार्मा की स्थिति और TCS की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। TCS कैश रिच कंपनी है, सन फार्मा नहीं है, उसमें आज भी डेट है। और दूसरा, उनके कंसर्न्स चल रहे थे प्लांट को लेकर जो यहाँ कभी नहीं होते हैं। तो IT सिनेरियो बेटर है। 2 क्वार्टर के नंबर अगर बेटर साइड पर आ गए बिकॉज ऑफ डॉलर रुपी इक्वेशन, तो वैसे भी बाजार अलग तरीके से सोचना शुरू कर देगा जो अभी नहीं सोच रहा है। अभी सिचुएशन में आपको सब कुछ बुरा ही दिख रहा है, मैं मान सकता हूँ। इसलिए कुछ भी कोई कहने का फ़ायदा नहीं है कि ऊपर जाएंगे, आपको लगेगा शायद नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बाज़ार के बड़े जानकार से मेरी आज ही सुबह बात हुई थी, उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि 2002, 4, 6, 8, फिर 11, 14, 16, 18, 20, ये सब वो साल हैं जब बाज़ार में ऐसे ही फॉल आए थे। और कुछ की तो इससे भी बुरे फॉल थे। 2020 वाला आपको याद ही होगा लास्ट। तो ऐसे फॉल्स रहते हैं, हर कुछ साल में आते रहते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉथ निकलती है मार्केट की। तो ये फ्रॉथ निकल रही है, तो ठीक है। अगर TCS इन्फोसिस में आपको सेल ऑफ मिल भी रहा है तो आप नीचे की तरफ ऐड कर सकते हैं। देश की दूसरी और सबसे बड़ी IT कंपनियों के ऊपर आप बैठ कर रहे हैं। दोनों कैश रिच कंपनी और दोनों जाइंट्स हैं और सालों से अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उन्हें देख सकते हैं। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए बाय करना बेस्ट एंट्री क्या होगी? SIP शुरू करूं पोर्टफोलियो में? सुमित साहब, हैप्पीएस्ट माइंड ये केस में फेयर वैल्यू तो बहुत नीचे की है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ओवर प्राइस IPO था, उसके बाद और ऊपर चला और उसके बाद जाके थोड़ा नीचे आया। तो अब हायर लेवल पे मल्टीपल वाइज तो महंगा है।
पूरे आईटी मिड कैप में सबसे महंगे अगर इंस्ट्रक्शंस में आप किसी को देख रहे हैं तो ये एक स्टॉक आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए आप उसको देखिएगा। दूसरी साइड पर आप मतलब आपको लग रहा है एसआईपी में जाना है, तो आप एसआईपी मतलब कंपनी से अगर आप एश्योर्ड हैं कि हाँ वो अच्छी वैल्यू की कंपनी है, अच्छी कंपनी है जो कारोबार वाइज या मैनेजमेंट वाइज, तो आप ये कर सकते हैं थोड़ा एसआईपी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं या धीरे धीरे ले सकते हैं, ताकि उससे आपको प्राइस ही एडजस्ट करना है ना, तो प्राइस अगर फर्दर फॉल होता रहेगा तो आपकी एसआईपी भी नीचे आती रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब से हैप्पीएस्ट माइंड लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इसने कोई बड़ा फॉल देखा नहीं है, तो जो भी नया प्लेयर या नया एंट्रेंट मार्केट में आता है उसको इस तरह के कई फॉल्स देखने पड़ेंगे अभी, जो सब देखते हैं सालों में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का पहला झटका है, तो ठीक से खा लेने दीजिए उसे आराम से, जहाँ आपको स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई पड़े कि अभी यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जा रहा, बहुत नीचे नहीं जा रहा, और बहुत टाइम तक एक ही स्पैन में रह लें, तब आप उसमें एंटर करें, तो एटलीस्ट आपके पास बफर बहुत होगा कि यही लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉल आ रहा है, फॉल इतनी तकलीफ वाली चीज़ नहीं होती बाजार में। तकलीफ होती है जब वो एक ही भाव पे खड़ा रहे कई महीनों सालों तक, उसमें क्या होता है कंसोलिडेशन होता है लंबा। वो उनके लिए ठीक है जो एसआईपी करते हैं, लेकिन उनके लिए बुरा है जिनको क्विक मनी बनानी होती है। तो कंसोलिडेशन वाले पार्ट का हिस्सा जब बनेगा तब आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट नियर इन्फोसिस में तो डाउट नहीं है, उसमें तो आप एसआईपी कर सकते हैं, तो हर बार बहुत कंसोलिडेशन नहीं दिखाता, घूम जाता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के केस में भी नया फॉल है, तो पता नहीं कहाँ तक जाए, इसीलिए कंसोलिडेशन का वेट करें, वहाँ पर एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, गुजरात फ्लोरो, एचएलई ग्लासकोट एंड यशो इंडस्ट्रीज़, एनीथिंग यू फील इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म? सर गुजरात फ्लोरो ज़्यादा बेटर है इन तीनों में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन गुजरात फ्लोरो के अलावा एचएलई ग्लासकोट का तो शायद नाम भी चेंज हुआ है अभी, ये पहले कुछ और नाम से कामकाज करती थी, मेरे ख्याल से इसका नाम एचसी था कुछ, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एचएलई ग्लासकोट का नाम चेंज हुआ है। कंपनी भी ठीक है लेकिन चला बहुत है। लेकिन हाँ, गुजरात फ्लोरो अमंग 3 अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बिजनेस को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, करती क्या है ये कंपनी। फ्लोरोकेमिकल गैस के अंदर कामकाज करती है। नवीन फ्लोरिन और गुजरात फ्लोरो दो उसमें बड़ी प्लेयर हैं, जिसमें एक आइनॉक्स ग्रुप की है और दूसरी कंपनी अदरवाइज कामकाज करती है। गुजरात फ्लोरो आइनॉक्स ग्रुप की है। आइनॉक्स ग्रुप में से एक में कंसोलिडेशन हो चुका है, यानी कि एक को उन्होंने बेच दिया है पीवीआर को। विंड की बिज़नेस ठीक नहीं है और मतलब वहाँ पर इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और तीसरी बचती गुजरात फ्लोरो। तो एक बार ग्रुप के बारे में स्टडी कर उसके बाद आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन सो फार कंपनी इन तीनों में से एटलीस्ट ये बेटर दिख रही है। ओके, ट्राइडेंट कंपनी 48 रुपये पे। सुधीर साहब, कल एक शो हम कर रहे थे तो उसमें मानस ने ये राय दी थी कि ये 36 रुपये तक जाएगा नीचे। दो ये चला बहुत है, सिंगल डिजिट से 50 रुपये गया, वैल्यूएशन तो वैसे ही महंगे थे इसके। लेकिन डॉलर रुपी की इक्वेशन इनके फेवर में है, क्योंकि ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, इनका मेजर बिजनेस 74% के आसपास का बिजनेस शायद ये यूएस से उठाते हैं। सारे बड़े क्लाइंट हैं, विम्बल्डन जैसी कंपनियां भी इनको सप्लाई करते थे। तो आप बेटर यही है कि हाँ 38 रुपये 36 रुपये जो मानस के लेवल हैं उनको ध्यान रखिए, और बाकी आप अपनी पोजिशन के अंदर बने रहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर, कोटक, एम बैंक, एवरेज कवर से यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर एंड कोटक, चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अपने क्षेत्र के चारों ही दिग्गज हैं। लार्जेस्ट लिकर, लार्जेस्ट अंडर सी केबल ओनर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी और लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक। तो इनमें से किसी में कोई ऐसा नाउ तो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इनके एसआईपीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट जिनमें ज़्यादा फॉल दिख रहा है जैसे स्पिरिट्स और टाटा कॉम, उनको उनकी क्वांटम भी आप बढ़ा लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी स्टॉक को बाय करने के लिए बेस्ट पी क्या होता है? डिपेंड सर, आप किस सेक्टर में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एफएमसीजी के लिए 50 का पी भी ठीक होता है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत रिग्रेसिव वे में होती है, यानी कि हर रोज़ उनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। एफएमसीजी तो यूज़ होगा ही, तो इसलिए उनकी डिमांड अपर साइड पे रहती है। लिकर की, उनकी फार्मा की, तो इनके पीस भी हायर साइड पे होते हैं। आजकल बड़े नीचे की साइड में मिल रहे हैं, बात अलग है। पीएसयू में लो पी भी ख़राब होता है, क्योंकि हमेशा उनको प्राइवेट कंपनियों के सामने डिस्काउंट ही मिलता है। कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पे होगी, प्राइवेट पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट पे होगी, या पीएसयू बैंक डिस्काउंट पे होते हैं, पीएसयू प्राइवेट बैंक प्रीमियम पे होते हैं। तो ये हमेशा प्रीमियम डिस्काउंट पर सरकारी कंपनियों में चलता है। आईटी कंपनियों फेयरली वैल्यूड है इस समय सिचुएशन, उनमें धीरे धीरे करके यहाँ से मुश्किल से 5 मल्टीपल और नीचे जाएंगे, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस ही हैं। और डिपेंड सेक्टर पे से अब आप अगर ओरेकल देखेंगे तो 16 के मल्टीपल पे अभी कामकाज कर रहा है, वो बहुत ऊपर नहीं जाता, वो 25, 26, 27 के मल्टीपल तक ही मैक्सिमम जाता है। उसकी वजह भी है कि उसमें डिविडेंड इतना आता है। तो बहुत सारे केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो बदलते रहते हैं।
और होता क्या, कभी कभी बाज़ार के लिए बड़ा ही कोई एक चीज़ बड़ी पसंदीदा होती है तो उसको बहुत मोटा प्रीमियम दे देते हैं, और कभी कभी वही चीज़ बाज़ार को अच्छी नहीं पसंद आती तो उसको प्रीमियम सस्ता मिल जाता है। इसका एग्जांपल आप मान लीजिए डी मार्ट, जुबिलेंट फूड, टाइटन, इनको एक समय बहुत बढ़िया प्रीमियम भी मिला है, एक समय में बहुत घटिया प्रीमियम भी मिल रहा है। तो ये ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन हाँ केस टू केस बेसिस पे ये वेरी करता है। तो आपको उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है। अच्छा माल मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, लेकर रख लीजिए, सिंपल। ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग में SIP मत करिएगा अतुल साहब, कि इस ग्रुप में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बाज़ार में कोई खबर नहीं है इसके बारे में, लेकिन जिस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये इस तरह का प्राइस रिएक्शन कभी यस बैंक, RBL बैंक, AU बैंक, ये मन्नापुरम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें बड़े अटपटे से प्राइस मूवमेंट हैं। तो इसलिए इनके बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा, उसके बाद कोई कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जुबिलेंट फूड लेवल प्लीज़, महाराज जी ने 480 पे बाय दिया था, आज होल्ड करें क्या? मुकुल साहब, अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो ज़रूर, अगर छोटी अवधि का है तो एक बार को आप टेक्निकल लेवल्स को ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबी अवधि के तो ऑब्वियस ही बात है, आप जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो 72% मार्केट शेयर ओन करती है पिज़्ज़ा मार्केट में, ऑर्गेनाइज पिज़्ज़ा मार्केट में, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी काफ़ी हैं। यानी कि वो Tier 4, Tier 5, Tier 7, Tier 10 का मार्केट जो है उनको कैप्चर करेगी। और जिस तरह से डोमिनेंट है, मतलब पूरा भारतीय ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब ग्रुप है, चाहे इनग्रेविया हो, फार्मोवा हो या फिर फूड्स हो। चले ज़्यादा थे, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वार्टर का इम्पैक्ट रहेगा इनपुट कॉस्ट का, लेकिन 2-3 क्वार्टर हैं, वो 4-6 महीने 8 महीने आराम से निकल जाते हैं कभी भी। तो सिचुएशन समय कभी बदलता है और आपका व्यू भी उसी हिसाब से बदलता है। आज भी जुबिलेंट फूड वही कंपनी है जो पिज़्ज़ा बनाती थी, जिसको प्रीमियम मिलता था, 5500 रुपये का माल होता था। स्प्लिट कर लेंगे तो आप कहीं कहीं पर भी शायद 5 का स्प्लिट भी था, तो भी आपको अच्छा दाम दिख जाएगा। आज वो दाम बाज़ार देने को तैयार नहीं है। 1000 रुपये का दाम जो मिलना चाहिए था वो 500 रुपये हो गया, 50% ऑलरेडी इरोडेड है। तो वही सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा बंद हो गया है, डिमांड कम हो गई है, लेकिन ठीक है, बाज़ार ने प्रीमियम शेड किया है इसका, तो प्रीमियम बहुत हद तक 50% शेड हो चुका है। तो अब कितना शेड होगा आप मतलब ये मान लीजिए कि अपनी ज़िंदगी के सबसे लोज़ पे, सबसे बुरे दौर में आप सबसे ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। तो लाइक वाइज एक स्टॉक के सबसे लोज़ पे या जब बहुत बुरे दौर में हो और उसकी कंपनी खराबी ना हो, तो आप रिस्क लेके वहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें और कुछ खोने के लिए नहीं है। लाइक वाइज आप देख सकते हैं इस कंपनी को, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसका बहुत प्रीमियम था, वो प्रीमियम कुछ हद तक शेड हो गया है अब। अच्छा जी, एशियन पेंट्स, विप्रो, अदानी विल्मर फॉर 10 ईयर्स। माँ शेरू साहब, 10 साल का अगर आप नज़रिया लेकर चल रहे हैं तो आज लें या कल लें या 2 दिन बाद लें या 6 महीने बाद लें, क्या फ़र्क पड़ना है? आपको 10 साल बाद की सिचुएशन सोचनी है इनके बारे में। तो एशियन पेंट 10 साल बाद अगर आपको लगता है कि पेंट की सबसे बड़ी जाइंट रहेगी या होम फर्निचर की और बड़ी कंपनी बन जाएगी या इंडियन कंजम्पशन स्टोरी को बड़ा सा प्ले कर पाएगी, तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विप्रो में पिछली स्टोरीज तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो मतलब बहुत चला हुआ शेयर है क्योंकि है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि विप्रो के अंदर पोटेंशियल है, जो प्रेम जी साहब ने कैरी फॉरवर्ड किया था, जो उसकी लेजेसी थी वो आगे बढ़ेगी, तो आप एटलीस्ट यहाँ पर भी बना सकते हैं। लेकिन IT केस में एटलीस्ट विप्रो से अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और रही अदानी विल्मर की, तो अगले 10 साल तक अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप, ये कंपनी और ये सिचुएशन सिनेरियो जो इनके फेवर में अभी हैं वो रहेगा, तो आप ज़रूर रहिए। लेकिन विज़न 10 साल का रखना है तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि सबसे सेफ रहता है इस तरह की कंपनी, इस तरह के विज़न के साथ जब आप चलते हैं कि आप लीडर में रहिए। एशियन पेंट लीडर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अल्ट्राटेक लीडर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। इन्फोसिस TCS लीडर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो इस तरह के जो अनडाउटेड लीडर होते हैं उनमें रहेगी। वो लीडरशिप खोने में उनको 10 साल लग जाएंगे, तो आपके लिए एटलीस्ट बफर बहुत होगा अपनी पोजीशंस को होल्ड करने के लिए, तो उनको आप पहली प्रेफरेंस दीजिएगा। ओके, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। टाइटन, व्हाट हैपेंड? मधुर साहब, टाइटन में जो बड़े निवेशक हैं, झुनझुनवाला साहब, जिनकी बड़ी होल्डिंग थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिसकी वजह से शेयर नीचे आ रहा है। लेकिन ठीक है, ये ठीक है, वो पहले भी इन्होंने बेचा तो कोई और निवेशक ही लेगा ना जो बेचा उन्होंने। और दूसरा, वहाँ भी प्रीमियम थोड़ा सा शेड होगा, उनकी बेचने की निजी वजह हैं जिसकी वजह से वो बेच रहे हैं। लेकिन अभी भी टिडको जैसी कंपनी उसके अंदर बैठी है। टिडको मतलब तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो सरकारी कंपनी है तमिलनाडु की, जो सबसे बड़ा उनके लिए रेवेन्यू जनरेटर है, वो टाइटन का डिविडेंड ही है। तो आप कभी पढ़िएगा उसके बारे में भी। और उसके अलावा अभी भी टाटा ग्रुप पीछे है, तो ऐसा कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं। एक इन्वेस्टर जाते हैं तो उसके बदले में कोई और उसको फिल इन करने के लिए आता ज़रूर है। कोई फंड आएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, ऐसा तो है नहीं 5% की होल्डिंग आम पब्लिक खरीद लेगी।
तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट की वजह से भाव आपको नीचे मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप नंबर्स पे नज़र रखिए, बिजनेस पे नज़र रखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री पे नज़र रखिए, वो क्रूशल रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतना ही सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। और बाज़ार की चिंता ना करें, वो बुरे दौर देखता आया है, बहुत सालों से उसको आदत है, आप भी आदत डालिए, ज़्यादा बेटर है। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।